नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस नए अंक में स्वागत है। इस अंक की शुरुआत हम पिछले अंक के हिसाब से ही करने वाले। उसके पीछे की वजह अगर जिन्होंने हमारा पिछला अंक देखा है तो वो ये बात समझ जाएंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो वाकई में बीजेपी जो है वो इसको एक इवेंट के तौर पर जो पेश करने की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी के जो बड़े बड़े कटआउट्स लगाए जा रहे हैं, क्या एग्जैक्टली ये राजनीति का हिस्सा नहीं है क्या? बीजेपी के सांसद और मंत्रियों की तरफ से जिस तरह सेना को लेकर विवादित बयान आ रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि ये सब कुछ मानवता को शर्मसार करने जैसा है? क्या ये बात सच नहीं है कि जितना मान सम्मान बीजेपी के लोग सेना के लिए रख रहे हैं, क्या दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं क्या? इस पूरी आतंकी घटना को लगभग 1 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कुछ बयान तो आया है, मगर मुझे भी जो अभी तक नज़र आ रहा है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में जो बीच में सीज फायर आया है उससे शायद वो खुश नहीं होंगे। आज देश का हर एक नागरिक प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से एक सवाल पूछ रहा है कि वाकई में क्या योगी आदित्यनाथ अगर इस देश के प्रधानमंत्री होते तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर सीज फायर होता क्या? दूसरे शब्दों में कहें कि पहलगाम में जिस तरह की आतंकी घटना हुई है और वो चारों आतंकी जो अभी तक मारे नहीं गए हैं, ये बात अलग है कि और बड़े आतंकी इस पूरे प्रकरण के बाद मारे जा चुके हैं, मगर क्या वो लोकल लोगों में घुल मिल चुके हैं? और यही कारण है कि सेना को ढूंढने में अभी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए क्या है कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा होता तो आप यकीन मानकर चले ये आतंकी ज़रूर बिलबिलाने के लिए बाहर आते। और साफ तौर पर अगर कहूँ तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर पर एक ब्रेक लगाया गया है, जिसको राजनाथ सिंह भी डिफेंड करते नज़र आ रहे हैं कि ये रुका नहीं है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इसमें भी थोड़ी सियासत नज़र आ रही है। आतंकियों के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाइयों की बात कर रहे थे वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक चुके हैं क्या? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जो हैं वो क्यों बार बार सीज फायर की बात कर रहे हैं और क्यों वो इन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ने अब अगर कोई हिमाकत की तो इसका करारा जवाब मिलेगा। क्या एक बार फिर से हम किसी आतंकी घटना का वेट कर रहे हैं क्या? हम उनके फनों को पहले से ही कुचलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं जो अपने फन जो हैं वो भारत की तरफ कर कर बैठे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह से हम इनको डस सके? ये तमाम ऐसे जायज़ सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी की तमाम डेलीगेशन जो है वो भी पूछ रही है और साथ साथ उनकी इकाई भी पूछ रही है। और वो ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उरी, मेंढर और जम्मू कश्मीर के अलावा कई सारे जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पाकिस्तान की गोलियों ने आम लोगों को निशाना बनाने के लिए किस हद तक कायराना हरकत की है, उसको देखने के लिए आखिर कब जाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने वहां पर दौरे कर कर और साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संसद का एक विशेष सत्र भी बुलाना चाहिए जिसमें इस बात की चर्चा हो कि आखिर क्या क्या अब तक हो चुका है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के एक सवाल से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं और वाकई में ऐसे सवाल पूछे भी नहीं जाने चाहिए जिन्होंने ये कहा कि आखिर हमारे कितने विमान खोए। देखिए क्या है कि हमें सेना के शौर्य पर कहीं से भी कोई डाउट नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से जवाब उनको दिया गया है और जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो है वो सभी को यही दिखाती है कि हमने बिना किसी अपनी क्षति के उनको जितना क्षति पहुंचाना था उतनी पहुंचा दी है। हालांकि भारत का जो अगला टारगेट है वो आसिम मुनीर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद एक के बाद एक बड़े जो उनके आतंकी चेहरे हैं उनको एक अननोन आदमी जो है वो मौत के घाट उतार। अब आप सोच कर देखिए
कि आखिर ये अननोन आदमी कौन सा है जो उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जिन्होंने भारतीयों के खून बहाए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह राजनीति गर्म हो रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इसको बीजेपी बिहार के चुनावों में फ़ायदे के तौर पर देख रही है। ये मैं उस फ़ायदे की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें किसी की जान चली गई। ये मैं उस फ़ायदे की बात कर रहा हूँ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी को इंडियन एयरफोर्स की ड्रेस में दिखाया जाता है और साथ में एक वो हेलमेट पकड़े हुए हैं। इसी पूरे पोस्टर को लेकर कांग्रेस पार्टी और साथ साथ आम आदमी पार्टी और यही नहीं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये कौन सी सेना में है जो इस तरह के कटआउट लगाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है और ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल भी है। मगर मैं इन लोगों की जानकारी के लिए भी एक बात बता देता हूँ कि ये जो पोस्टर और ये सारी चीज़ें होती हैं, देखिए देश में कितने भी प्रधानमंत्री रहे हों, कितने ना रहे हों, ये एक अलग मैटर है। मगर कोई भी प्रधानमंत्री ये नहीं चाहता है कि इस तरह के कटआउट लगाकर राजनीति की जाए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर ऐसा काम कर रहे हैं। मेरी तो उनको सलाह है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सेना ने जो काम करना था वो कर दिया है। और जब राजनाथ सिंह जी ये बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन अभी रुका नहीं है, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है इस तरह के कटआउट की ज़रूरत नहीं है। मगर अब सवाल इसी बात का है कि जो राहुल गांधी अस्पतालों से लेकर उन मकानों तक का दौरा कर रहे हैं, क्या बीजेपी के बड़ी डेलीगेशन की ये ज़रूरत नहीं बनती है क्या? क्या उनको जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में जाकर हर एक उस घर का जायजा नहीं लेना चाहिए क्या, जहां उन लोगों को क्षतियां पहुंची हैं, जिन लोगों के मकान जो हैं वो पाकिस्तानी गोलीबारी में किसी की खिड़की के शीशे टूट गए हैं, तो किसी का मकान का जो लेंटर होता है वो गिर चुका है, तो किसी ऐसी जगह को निशाना बनाया गया जो हमारे धार्मिक स्थल हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, लगभग 2 से 3 दिन पहले, जहां इस बात का जिक्र हुआ कि उसने गोल्डन टेम्पल पर ही मिसाइल दागी थी। वो तो शुक्रगुजार हमको होना चाहिए रूस का, जो हमारे पास S-400 जैसी एक विशालकाय एयर डिफेंस सिस्टम है। मगर अब सवाल यही है कि बीजेपी के राजनेता जो बयानबाजियां कर रहे हैं, ये आने वाले समय में ऐसे लोग कभी भी देश का भला नहीं सोच सकते। राजनीति से प्रेरित इन लोगों के बयान जो हैं वो यही दिखा रहे हैं कि कब इनकी मंशा बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पर यह बात बार बार कही जा रही है कि ये जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं और जो भी रुक रहे हैं, सबसे बड़ी वजह जो रोकने की है वो डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की अभी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, ये वाकई में शर्मसार करनी जैसी है। उसको ये बात पता हो चुकी है कि अगली बार मैं चुनाव नहीं जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, और यही कारण है कि वो इसको किसी भी तरह से भारत के साथ संबंध कैसे हैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज ही हमने देखा है कि वो एप्पल के CEO को कुछ दिन पहले धमकी दे रहे थे, फिर कहते हैं कि अगर भारत में प्लांट लगाया जाएगा तो हम टैरिफ लगाएंगे, फिर ये कहते हैं कि एप्पल को जो करना है वो करे। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये मानसिक जो हैं वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में लोग जोकर के तौर पर देखते हैं, इसलिए वो क्या बयानबाजी कर रहे हैं उनके बातों को ज़्यादा सीरियस लेने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। ऐसे कॉमेडियन, ऐसे जोकर तमाम हैं, इंडिया में भी हैं, इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो अमेरिका के लिए क्या कर रहे हैं, और जो यहाँ बैठे हुए राजनेता हैं वो हमारी सेना के उस बयान पर कम से कम विश्वास करें जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि यह अभी ऑपरेशन जारी है, इसलिए संयम बरतें। और आपको एक बात और बताता हूँ, भारत अगर आसिम मुनीर को ढेर करता है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाएगा। हालांकि जिस तरह से राजनेताओं के बयान आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक ये उम्मीद है कि इस आतंकी आसिम मुनीर को भी सबक ज़रूर सिखाया जाएगा। अभी पिछले दिनों हम जो चर्चा कर रहे थे, आपने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जब पाकिस्तान हमसे कोई युद्ध जीता नहीं, उसके घर में घुसकर इंदिरा गांधी की सरकार ने बांग्लादेश को बना दिया, उनके 90,000 सैनिकों ने हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हमारे आगे घुटने टेक दिए, हथियार डाल दिए, तो वहाँ मेडल क्यों पहनाए जाते हैं? और यही नहीं, जब इस पूरे ऑपरेशन में उसकी हार हो गई तो उसके आतंकी आसिम मुनीर को सरकार के द्वारा प्रमोशन दिया जा रहा है, उसको बड़े बड़े मेडल पहनाए जा रहे हैं,
और पाकिस्तानी मीडिया कई बार ये दावा कर चुका है कि जो चीज़ें भारत ने की हैं वो सारी सटीक जगह पर की है। बहावलपुर से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी, कराची और तमाम ऐसे शहर हैं जिनको लेकर ये आए दिन खबरें आती थीं कि यहाँ आतंकियों के गढ़ बन चुके हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि ये लोग ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ आम सिविलियन रहते हैं, यानी कि कोई अगर इनके ऊपर अटैक करें तो ये बात कह सकें कि हमारे आम सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय सेना ने साफ तौर पर वीडियो के माध्यम से भी ये बता दिया है कि हमने कहाँ, कब, कैसे पिटाई करी। एयरबेस के उन तमाम ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है जिनको वो अपना बहुत बड़ा हथियार मानते थे। इसलिए अब आगे कहना ये कोई जल्दबाजी नहीं है, देखना ये पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान जो है वो इससे निपटता कैसे है और उसकी अगली जो गतिविधि है वो क्या होने वाली है। तब तक प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।